नमस्कार दोस्तों जैसा कि हमने वादा किया था कि हम 17 तारीख को आपके लिए बहुत बढ़िया एक आरक्षी बैच लेके आएंगे। हम बैच लेके आ गए हैं दोस्तों, और उसमें मैं आज एक मैथ्स की पहली क्लास लेके आया हूं। नंबर सिस्टम के बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार तरीके से दोस्तों हम पढ़ाई करेंगे, जिससे कि बड़े मज़े में हमारा सिलेक्शन हो जाए और दोस्तों आपके पास एक वर्दी आ जाए और बड़े ही आराम से उसको देखेंगे आगे। चलिए दोस्तों जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए संख्या पद्धति के बारे में हम आज पढ़ेंगे। संख्या पद्धति होती क्या है? तो सबसे पहले देखिए दोस्तों संख्याएं क्या होती है। संख्याएं यानी आप अगर देसी भाषा में समझो कुछ नंबर्स हैं, उन नंबर्स की पढ़ाई को ही हम संख्या पद्धति बोलेंगे कि नंबर वो आपस में कैसे कनेक्टेड है, कैसे रिलेटेड है। भाई मान लीजिए दो नंबर दे दिए गए, अलग कैसे हैं, उनमें सिमिलैरिटी क्या है, तो ये सब पढ़ाई हमको करनी है। नोट्स के तौर पे दोस्तों हम आपके लिए पूरे नोट्स ले आए हैं, लिखित रूप में नोट्स आपके सामने हैं। आपके पीडीएफ भी पहुंच जाएगी, क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपके पास आ जाएगी। नहीं तो बीच बीच में जब हम आपसे बोले कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। यदि हम थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं, यदि थोड़ा मंदा पढ़ा रहे हैं, तो आप 1.2 या 1.5x पे करके देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए कुछ लोगों के लिए मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँगा और कुछ मेरे दोस्तों के लिए मैं थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँगा, तो आप अपने आप उस चीज़ को मैनेज कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों संख्या पद्धति की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो संख्या पद्धति में एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों एवं नियमों को क्रमबद्ध अध्ययन, ये मैं आपको बता चुका हूं, आपस में परस्पर अध्ययन करना है। तो देखिए डेफिनेशन तो दोस्तों अब हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसलिए सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं संख्याओं के प्रकार पे। तो देखिए संख्याओं के प्रकार से शुरू करते हैं, फिर एक चार्ट बाद में फाइनल संख्याओं का वर्गीकरण का बना लेंगे। वो चार्ट आप अपने पास सेव रखना, इसको पढ़ लीजिए, उस चार्ट को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ होगा दोस्तों, 1 से लेकर 9 तक के नंबरों के बारे में पढ़ते हैं। भाई मान लीजिए आपने सब जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक के कुछ अंक आते हैं। अब 9 अंक के बाद 0 आई होगी दोस्तों। तो देखिए ये फिर क्या बना, 10 बना, 11 बना, 12 बना, ये क्या है? अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं इस टोकरी में कितने आम हैं, तो आप क्या करेंगे, गिनती शुरू कर देंगे। 1 आम, 2 आम, 3 आम, ऐसे करके गिनती शुरू कर देंगे। तो गिनती वाले काउंटेबल नंबर, जो काउंटिंग में आते हैं नंबर, वो सारे नंबर दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। पहला वर्गीकरण है, ये बात समझ में आ गई होगी। जो गिनती में, अब जैसे मान लो आप कहो -2 आम, ये कोई आम नहीं हुए, कहाँ है -2, या 0 आम यानी आम ही नहीं है, तो गिनती में तो नहीं आए। 0 कहाँ लगी, जब 1 के पीछे लगी तो 10 तो दोस्तों गिनती में आया, लेकिन अगर 0 अकेले है तो गिनती में नहीं आई। तो 0 अकेले जो होगी वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। प्राकृतिक संख्या की एक ही पहचान है, गिनती वाली संख्याएं। तो देखिए वे संख्याएं जिनमें वस्तुओं की गणना की जा सकती हो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो आप बोलो 20 आम, 100 आम, 2 लाख आम, 50 लाख, तो जो भी आप बोलोगे संख्या में जिनकी गिनती की जा सकती हो, तो ऐसे कितने नंबर हो गए दोस्तों? क्या 0 आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। तो 1 से लेकर और इन्फिनिटी तक हम चलते चले जाएंगे, ये हमारे प्राकृतिक संख्याओं में हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बाद देखिए शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता। ये मैं आपको बता चुका, इसका रीजन क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि शून्य अगर आप 1 के आगे लगाओगे तभी गिनती बनेगी, लेकिन अगर खाली शून्य रखोगे तो कोई गिनती आपकी नहीं बनती। देखिए सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। -2 आम कुछ नहीं होते, -5 पेंसिल कुछ नहीं होती, 5 पेंसिल होती हैं, तो ये भी प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आएगा दोस्तों। लेकिन अब जब हमने 0 को इन्वेंट कर लिया है, बना लिया है, तो 0 भी तो लेना पड़ेगा। अब देखिए 0 भी जोड़ दीजिए प्राकृतिक में, तो प्राकृतिक में अगर आप 0 भी जोड़ देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। वो भी देखते हैं, पहले एक सवाल ले लेते हैं दोस्तों। सवाल बिल्कुल साथ के साथ लेके आए हैं, जिससे कि थोड़ी सी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहे। फिर एक फाइनल पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, पूरे सवालों की रहेगी, उसको आप कर लीजिएगा बड़े आराम से। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है? ठीक है, तो कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है तो हटा दीजिए दोस्तों, है वाली कर दीजिए, इसको आप काट दीजिए। नहीं, गलत प्रिंट हो गया, हम है वाली करेंगे सवाल, तो आप इसको ठीक कर लीजिए। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या है? तो अब आप देखिए, ये तो हमने अभी पढ़ी ही नहीं है, काउंटिंग वाली संख्या ही नहीं है, ऋणात्मक भी नहीं होगी, ये फ्रैक्शन में है, आधा आम, भाई ये काउंटिंग में नहीं। तो देखिए ये दो जो संख्या है ये हमारी
बिल्कुल प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है ये दोस्तों, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो देखिए है वाला आप कर लेंगे, आपने उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए पूर्ण संख्याएं मैं बता चुका, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो और जोड़ दीजिए, काउंटिंग नंबर प्लस जीरो, तो ये सब बन जाएगी पूर्ण हो गया संख्याएं, सारी संख्याएं पूर्ण हो गई, काउंटिंग प्लस जीरो, ऐसे आपको बड़े आराम से याद रहेगा। तो काउंटिंग यानी प्राकृतिक प्लस जीरो। चलिए जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तब संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण हो गई। तो अब दोस्तों देखिए जीरो से लेकर यहां पर, तो अब एक सवाल और आपसे मैं पूछता हूं, आगे उसको मैं कवर करूंगा, इतना सोच लीजिए। जीरो जो है वो ऋणात्मक है या धनात्मक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इतने आप सोच लीजिए, ठीक है। तो शून्य जीरो पहली सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या होगी दोस्तों ये। ऋणात्मक धनात्मक है क्या है ये हम अभी आगे देखते हैं। चलिए पूर्ण संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं पूर्णांक। अब देखिए दोस्तों मैंने जिक्र किया था कि एक तो प्लस वाले नंबर थे, एक जीरो और जुड़ चुकी, अब नेगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक नंबर और लेके आइए तो पूर्णांक हो गया, सारे अंक पूर्ण हो गए, पूर्ण से भी ऋणात्मक और जोड़ दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि पूर्णांक कैसे याद रखोगे, पूर्ण और पूर्णांक को कैसे याद रखोगे, पूर्ण में नेगेटिव और जोड़ दिया तो पूर्णांक बन गया, पूर्ण में नेगेटिव नंबर और जोड़ दिए तो पूर्णांक बन गए, याद रहेगा दोस्तों। यानी ये होते हैं, इनको बोलते हैं इंटीजर्स, ये इंटीजर नंबर होते हैं, ये नेगेटिव भी होते हैं, ये पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है। और शून्य तो इनमें होगा ही होगा। तो देखिए दोस्तों ये सारे नंबर नेगेटिव भी हैं और 1 2 3 4 5। अब मेरा एक सवाल और आता है, अभी तक दोस्तों हमने कोई भी आपको दशमलव नंबर नहीं पढ़ाए हैं, तो उनको इसमें सम्मिलित मत कीजिएगा, ये मत कहिएगा 0.5 पढ़ा था हमने, या हमने माइनस आधा भी पढ़ा था, मैंने आधा भी पढ़ा था, मैंने 3/2 भी पढ़ा था। ये कोई संख्याएं ऐसी नहीं हैं जिनको आप पूर्णांक संख्याएं कह सको। पूर्णांक का मतलब है पूरे पूरे अंक, ये आप याद रखिएगा। पूर्णांक का मतलब है चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे जीरो हो पूरे। अब एक सवाल आपसे मैं पूछता हूं, 4/2 कैसी है? तो देखिए दोस्तों देखते ही मैथ्स का सवाल नहीं सॉल्व किया जाता, थोड़ा सा सोच लिया जाता है। मैथ में एक ही कमी है, जो दिखता है वो होता नहीं है। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। देखिए ये कटने के बाद की बात कर रहे हैं हम, तो ये कट के कितना आ गया दोस्तों 2। यहां आप देख लीजिए कटेगा तो है ही नहीं, ये कटेगा तो 1.5 आएगा, इसको आप काटोगे तो दोस्तों 1.5 आएगा, इसको काटोगे तो 0.5 आएगा। लेकिन जब मैंने 4/2 और संख्या लिख लीजिए 3/1 या 6/2 लिख लीजिए, ये सब कैसी संख्याएं हैं जो कट जाएंगी। मान लीजिए कट गया 3 आ गया, पूर्णांक प्राप्त हो गए। तो दोस्तों ऐसी गलती मत कीजिएगा कि 4/2 या 8/4 देख के सीधा सीधा कह दो नहीं सर आपने बताया था बटे वाले होंगे नहीं, तो थोड़ा काट के देख लेना कि ये नंबर्स आ रहे हैं या नहीं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। प्राकृतिक संख्याएं, जीरो जुड़ा पूर्ण संख्याएं, नेगेटिव जुड़े पूर्णांक हो गए, पूरे पूरे अंक हैं, कोई दशमलव नहीं है इनमें। और दशमलव देखिए इस तरीके से भी आपको मैं बता रहा हूं, बेवकूफ बनाने में बहुत लोग आपको बनाएंगे, लेकिन इसको नहीं माना जाएगा, ये पूर्णांक है, यानी दशमलव लग गया है लेकिन है वो जीरो। तो दोस्तों यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मान लीजिए दशमलव भी लग गया है, लेकिन वो देखिए अगर ऐसा होता, मान लीजिए 2.05, अब ये जो है ये हम पूर्णांक की श्रेणी में नहीं डालेंगे, लेकिन 2.0 को हम पूर्णांक की श्रेणी में डालेंगे। कुछ कुछ क्लियर हो रहा है और आगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब तक खत्म करेंगे इस टॉपिक को। तो नंबर सिस्टम आपका पार्ट 1 है, ये मत समझिएगा कि और भी पार्ट 2 पार्ट लेके आऊंगा मैं इसके, तो बचा हुआ उसमें करेंगे। लेकिन आज आपको नंबर अंकों के बारे में बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कुछ ऐसे सवाल हैं, ये आ जाते हैं, ठीक है, और कोई इनको इंपॉर्टेंट नहीं मान के कराते नहीं है कुछ लोग, लेकिन हमने 2 सवाल डाल दिए ताकि आप कोई अगर ये आ जाए तो एक नंबर आपका फ्री का तैयार हो जाए। देखिए कोई नंबर दिया गया 8 3 7 2 1 8 और ये बोला गया है कि 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान इस संख्या में 7 का क्या होगा? तो देखिए आपको प्लेस और फेस, प्लेस का मतलब जगह, फेस का मतलब चेहरा,
तो यहां पर पूछी गई है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, तो किस स्थान पर रखा गया है वहां जाइए। तो यहां पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो जितने भी पीछे हैं दोस्तों 7 के बाद के, पहले के नहीं, उनमें 0 लगा दीजिए, वो उसका स्थानीय मान हो जाएगा। अब देखिए जैसे नंबर था 8 3, तो पहले वालों का कोई योगदान नहीं देना क्योंकि 7 का पूछा है। तो देखिए दोस्तों 7 का पूछा है, तो 7 के बाद इसकी जगह भी 0 ले लीजिए, इस 1 की जगह भी 0 ले लीजिए और इस 8 की जगह भी 0 ले लीजिए। ये आपका आंसर हो गया। ना अपनी तरफ से कोई 0 और बढ़ानी है ना घटानी है, जितने नंबर दिख रहे हैं उतनी 0 लेनी है। तो यहां से आपका उत्तर आ जाएगा दोस्तों 7000। ये इसका स्थानीय मान है। जैसे यदि मैं इसमें आपसे बोलूं कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, याद रखो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप बहुत जल्दी से निकाल के मुझे बताइए स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए 2 के पहले तो कुछ देखना ही नहीं, ये नहीं देखना हमें, ठीक है। यहां पर 2 के बाद की संख्याएं देखनी है, तो 2 संख्याएं हो जाएंगी दोस्तों, दोनों पे 0 लगा दो, तो 2 0 0, ठीक है। अगर वो पूछे 8 का, तो देखिए 8 जो यहां पर है इसका स्थानीय मान तो इकाई 8 ही है, लेकिन जो दूसरे वाला स्थान 8 है उसके इकाई मान में सब जगह 0 लगा दीजिएगा, तो इकाई वाला ऑप्शन रहेगा या वो वाला ऑप्शन रहेगा, आप बड़े आराम से उसको टिक कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, अगर वो आपसे स्थानीय मान पूछता है तो आपको यह करना है प्रोसेस कि पहले पे ध्यान नहीं देना, उसके बाद में उसमें 0 लगा देनी है। चलिए ध्यान, और 0 बहुत ध्यान से गिन लेना ऑप्शंस की, क्योंकि वो बहुत बेवकूफ बनाता है, 1 0 कम देता है, 1 0 ज्यादा देता है, और हम कभी कभी जल्दबाजी में सवाल को गलत कर जाते हैं। अब देखिए मैंने बताया था फेस वैल्यू, अंकित मान। एक था प्लेस, किस स्थान पर रखा गया, तो उस स्थान के बाद 0 लगा दी। एक है फेस, फेस का मतलब चेहरे वाली वैल्यू, तो किसकी पूछी है, 7 की पूछी है। देखिए 7 पहले ढूंढो है कहां, अब 7 तो यहां पर है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब फेस की बात करें तो 0 नहीं लगानी है, केवल फेस जो है वो है 7, यानी चेहरा क्या है, 7 का चेहरा 7, ना 0 लगेंगी ना कुछ होगा। तो चेहरे से याद रखना, यानी अंकित मान से याद रखना, 7 का 7 ही आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद यहां पर कोई 2 0 नहीं लगेंगी। किस में नहीं लगेंगी, फेस वैल्यू में, ठीक है। अगर वो पूछता है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, इसी में ही कर लीजिए। एक तो पूछा गया फेस वैल्यू, अभी इसी सवाल में वो कहते चलिए 7 का स्थानीय मान और बता दीजिए प्लेस वैल्यू, तो फिर आप 2 0 लगा के 700 आपका जवाब आ जाएगा दोस्तों। तो फेस का मतलब वही वैल्यू 7। तो ये 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, वो हम आपको नोट्स में डाल देंगे, बड़े आराम से आप उनको कर लीजिएगा। चलिए अब बात आती है दोस्तों सम संख्याओं की और विषम संख्याओं की। तो देखिए सम संख्याएं क्या हैं, जिनको हम इवन नंबर भी बोलते हैं। इवन नंबर लास्ट में उनके 0, ठीक है दोस्तों, 2 6 8 और यहां 4, इसको ऐसे लिख लीजिए 0 2 4 6 8, ये उसके लास्ट में रहेंगे। तो जिस भी संख्या का आपको आखिरी देखना है, जैसे मान लीजिए मैं बहुत बड़ी संख्या लिख दूं 7586 या 7587, तो देखिए हमें लास्ट डिजिट से मतलब है। ये लास्ट डिजिट अगर हमारी क्या आ रही है 0 2 4 6 8, तो हम कह देंगे इवन नंबर है, सम संख्या है। और अगर ये आ रही है बची हुई इनके अलावा, तो वो ऑड में पढ़ेंगे, वो ऑड नंबर हो जाएगा। बचा हुआ क्या हो सकता है दोस्तों 1 3 5 7 9, ये सारे नंबर आ जाएंगे। अब मेन सवाल आता है कि नेगेटिव नंबर होगा क्या होगा। सवाल तो देखिए कोई कैसे पूछ सकता है -7586 का बताओ सर, ये क्या होगा। बिल्कुल हमें लास्ट की डिजिट, डेफिनेशन पढ़ो, ये संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हो सम संख्याएं कहलाती हैं। तो 2 से पूर्णतः विभाजित हो ही जाएगी, लास्ट में क्या है 6 है। तो देखिए ये संख्याएं आपको देखनी है लास्ट में, और कुछ नहीं देखना है। आप ये संख्याएं देखिए, नेगेटिव वाले नंबर भी और पॉजिटिव वाले नंबर भी, उनमें सब में आपको यही देखना है। तो अब मेरा सवाल आता है 0 क्या है, 0 बताइए दोस्तों क्या है।
फिर वही वाला क्वेश्चन आता है, आपको लास्ट में क्या देखना है, ये संख्याएं देखो, लास्ट में जीरो है, जीरो से ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, तो जीरो, तो ये भी हमारा इवन नंबर है, सम संख्या है। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हो गई, तो दो नहीं है। क्वेश्चन आता है सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो दो मत लगाया ना, आपको लगाना है जीरो सबसे छोटी सम संख्या है। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब आता है विषम संख्याएं, ऑड नंबर। ऑड नंबर में आपको बता चुका, लास्ट में क्या रहेगा, अंकों के संख्याओं के 1, 3, 5, 7, 9 जो बच गए थे वो सारे इसमें आ जाएंगे। अब 1, 3, 5, 7, 9 फॉर एग्जाम्पल संख्या देखो 7512, ठीक है। तो यहां पर क्या देखा, दो, कैसा है, इवन। अब आ जाओ 7513, ये देखिए। तो आपको आखिरी वाली संख्याओं पे ध्यान देना है। तो दोस्तों ये तो हो गई इवन और ये हो गई ऑड यानी विषम। तो हमारा विषम संख्या ये वाली है, तो ये हमारी विषम हो गई। तो लास्ट का देखना, उससे पहले चाहे कुछ भी होता रहे, देखिए 2 2 2 2 1, पहले कितने भी दो रहे हो, हमें तो आखिरी से मतलब है। तो ऐसे कोई कंफ्यूजन मत रखना अपने मन में, लो माइनस भी लगा दिया, अब भी विषम ही रही, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जीरो के लिए सत्य नहीं है, ठीक है। जीरो एक पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल है, पूर्णांक का मतलब इंटीजर, उसमें पूर्ण भी आ गया, पूर्ण में तो जीरो है ही, तो पूर्णांक में भी जीरो होगा, ये तो सत्य है। तो इस पे तो मैं लिख दूंगा भैया सत्य है। तो बात, जीरो एक सम संख्या है, अभी पढ़ाया, बिल्कुल सत्य है, कोई इसमें दो राय है नहीं। जीरो एक प्राकृतिक संख्या है, मुझे तो बहुत बड़ा डाउट है, बल्कि डाउट क्या है ही नहीं। प्राकृतिक संख्याएं तो मैंने आपको क्या बताई थी, काउंटिंग वाली, उनमें जीरो नहीं था। अगला और देख लो, क्या पता दो ऑप्शन हो, आयोग आपके साथ ट्रिक खेल रहा हो। तो जीरो एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है, ये भी सत्य है। तो दोस्तों ये सारे तो सत्य निकले, झूठा कौन सा वादा निकला, सी फॉर कैट वाला, तो ये हमारा गलत हो गया। तो इस तरीके से एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हुए और इतनी मेहनत कर लेनी है कि क्वेश्चन को 1 मिनट से पहले खत्म करना है। यानी आपके पास 30-35 सेकंड रहते हैं बस एक क्वेश्चन को करने के लिए, 35 सेकंड 40 सेकंड, इनमें ही क्वेश्चन को, और कुछ तो उससे भी जल्दी, क्योंकि ये एवरेज बता रहा हूं मैं आपको। जब हम एवरेज पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि एवरेज क्या होता है। यानी कुछ को 10 सेकंड में खत्म करना है, कुछ ज्यादा समय भी ले सकते हैं, तो हमें मैनेज करना है 35 सेकंड तक हमारे सवाल एक पूरा हो जाए। तो ये देखिए सवाल हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इससे दोस्तों सवाल ज्यादातर आ ही जाता है। तो बहुत से लोग हैं जो इससे सवाल देते ही देते हैं, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या है, वे संख्याएं जो एक नंबर और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो। तो इसमें ऐसी संख्या लेनी है जो एक से होती हो और खुद से होती हो, बस। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, सबसे पहले मान लीजिए मैं आपके सामने लिख देता हूं 8, ठीक है। अब आप 8 के बारे में सोच रहे होंगे, तो 8 किस किस से विभाजित हो जाता है। देखिए 8 1 से भी विभाजित हो जाता है, 1 से तो हो सारे नंबर ही हो रहे हैं। 8 2 से भी विभाजित हो जाता है, बिल्कुल, 2 चौक 8। 8 4 से भी विभाजित होता है, 4 दूनी 8, और 8 खुद से भी विभाजित हो जाता है, 8 एकम 8। तो ऐसे नंबर 2 से तो ज्यादा हो गए। अभाज्य संख्या होने के लिए केवल 2 ही नंबर होने चाहिए, एक तो एक और एक वो खुद। तो ये 8 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। ये जो 8 है ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो अब आपको उम्मीद है अभाज्य संख्या थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी होंगी। अभाज्य संख्या वो संख्या है जो एक से विभाज्य हो और खुद से हो, बस, और किसी से ना हो, ऐसी संख्या खोजनी है। तो देखिए दोस्तों, 2 1 से तो होता ही है और अपने आप से ही होता है, बस, और कोई नहीं करता। 3 1 से होता है और 3 से ही होता है विभाजित, और 3 नंबर और किसी से नहीं कर सकते आप। 5 भी किससे होता है दोस्तों, 1 से होगा और 5 से होगा। 7 भी किससे होगा, 1 से और खुद से ही, 7 से। तो देखिए केवल 2, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि 2 से होना है, बस। तो अब यहां पर एक सवाल उठता है जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक क्या है दोस्तों। तो एक संख्या जो है, 1 नंबर 1, वो खुद से ही होता है,
एक अकेला। हमारी कंडीशन क्या है, दो से होना चाहिए, एक तो एक से और एक खुद से। अब एक का एक भी वही है और वो खुद भी वही है, तो ऐसा नंबर निकला कि वो केवल एक से ही विभाजित हो रहा है। तो एक विभाजित वाला नहीं लेना, इसका मतलब एक अभाज्य संख्या नहीं है। डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो, जो एक से और स्वयं से, ये गौर करने वाली बात है, एक से और स्वयं से। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, नहीं तो उतार तो लिया ही होगा, पॉज करते करते उतार लिया करो, कोई टेंशन नहीं। समझ गए? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, दो, ना कि एक। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, केवल जो हमारी सम संख्या है अभाज्य यानी प्राइम नंबर, वो दो ही है। दो के अलावा जितने भी अभाज्य संख्याएं सब विषम हैं, ऑड हैं, देख लीजिए सब ऑड निकलेंगे। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कि भाई एक क्या है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है दो, ये वाला क्वेश्चन बनता है। और इसी में वो यह पूछ सकता है कि सम संख्या जो अभाज्य है वो एक ही है, बस इतने सारे नंबरों में एक ही सम संख्या अभाज्य है, वो है दो। एक ही नंबर, इवन नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर है। तो यहां से आपको, तो देखिए दो ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है तथा सबसे छोटी भी है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन और बनता है, इसमें भी आप इंपॉर्टेंट, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ये मैंने सारी लिख दी हैं। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों, आप 11 नंबर को ध्यान रखिएगा। 11 नंबर एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो इसको पलट भी लो तो भी 11 ही रहती है। कई बार सवाल पूछ लेता है, हम भी पूछेंगे, तो आपको मजा आएगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है दोस्तों, और इसमें देखिए ऐसे सवाल भी पूछेंगे हम अभी आपसे, 13 और 31, यानी संख्या को पलट देने पे भी अभाज्य है वो, संख्या को पलट देने पे भी वो अभाज्य है। तो देखिए 13 को पलटा 31। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे सवाल बनते हैं, एक एक सवाल को लेके चलेंगे, बड़े आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभाज्य भी समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, भाज्य संख्याएं। तो देखिए भाज्य संख्याएं क्या हैं, इनको बोलते हैं दोस्तों कंपोजिट नंबर। ये क्या है, ये दो तो होते हैं, यानी एक से होना, खुद से होना, उसके अलावा भी हो जाना किसी से। एक से होना, खुद से होना और उसके अलावा भी। तो ये दो या दो से, यानी दो तो नहीं, दो से अधिक से होगी, दो में तो नहीं होगा, दो से अधिक वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त भी और गुणनखंड, यानी जिनसे वो कट सकेगी, ऐसे गुणनखंड होंगे इनके, कम से कम एक और होगा। तो कम से कम एक का मतलब है एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे देखिए 4, अब 4 का कौन कौन है दोस्तों, एक तो है और 4 खुद भी है, इसके अलावा और सोचो 2 है, तो 1 2 4, ये इसके गुणनखंड हो गए। 12 का सोचो दोस्तों, 12 का कौन है, 12 का एक तो खुद है, एक 12 भी है, और देखो 2 भी है, और देखो 3 भी है, और देखो 4 भी है, तो इसके तो और ज्यादा हो गए, 1 2 3 4 5, तो इसके 5 हो गए। तो इस तरीके से अगर हमारी कंडीशन सेट बैठ जाती है कि 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए उसके, ठीक है, तो हमारा काम हो जाता है, वो भाज्य संख्या में आती है। तो वो भाज्य संख्या में आती है दोस्तों। अब देखिए फिर से नोट लिख के दिया है तो इंपॉर्टेंट है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य है, ना तो ये प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर की कंडीशन भी मैंने आपको बता दी थी कि प्राइम तो दोस्तों ये बिल्कुल नहीं है, और ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो यहां से सवाल आता है कि एक इनमें से कौन सा नंबर है, तो प्राइम नंबर लिख देगा, कंपोजिट नंबर लिख देगा, नेचुरल नंबर लिख देगा, ऐसे करके कंडीशंस लिख देगा और आपको उसमें से चुनना पड़ेगा। तो जो नोट करके लिख दिया है वो इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर नोट कर लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स या सअभाज्य संख्याएं क्या है। सह साथी, यानी दो संख्याएं हो सकती हैं, दो से अधिक भी हो सकती हैं दोस्तों, जिसका बारी आ गई कि भाई साथी। तो देखिए दोस्तों, ऐसी दो या अधिक प्राकृतिक संख्याएं, दो या अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य अभिनिष्ट गुणनखंड ना हो,
ये थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है, मैं देसी भाषा में समझा देता हूं, क्योंकि अब आपको डेफिनेशन तो लिखनी नहीं है तो उसकी तो टेंशन छोड़ दो। अब देखो नंबर देखो 2 और 3। अब 2 और 3 क्योंकि स है तो दोनों को साथ देखना पड़ेगा। देखिए 2 भी 1 से कटता है और 2 से कटता है, और 3 जो है वो किससे कटता है, 1 से कटता है और 3 से कटता है। तो सअभाज्यता जब फेल हो जाएगी जब ये कॉमन से कट रहा हो। देखो यहां पर 1 को तो छोड़ दो क्योंकि 1 से तो सभी कटेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 के अलावा भी और ये दोनों और किसी से कट जाए। यानी ये दोनों नंबर 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर ढूंढ लो सब में जिनको ये जिससे दोनों नंबर कट जाएं, तो ये नहीं होगा सअभाज्य। अभाज्य, सो 2 शब्द जोड़ो, स और अभाज्य। तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा नंबर ढूंढ के दिखा दो जो दोनों को काट दे। समझ गए दोस्तों, कोई ऐसा नंबर ढूंढ के दिखा दो जो दोनों को काट दे 1 के अलावा। अब बिल्कुल देसी तरीके से बता दिया है, ऐसा नंबर ढूंढने से नहीं मिलेगा जो दोनों को काट दे 1 के अलावा। एक नंबर काट सकता है बस। देखिए 5 9 11, 5 9 11 देख लेंगे आप तो ये भी 1 से कटेगा, 1 से कटेगा, 1 से कटेगा। और कोई सोच लो, 2 सोच लो, 2 से भी नहीं कट रहा। 3 सोचोगे तो 3 से 9 कटेगा, ये दोनों नहीं कटेंगे। 5 सोचोगे तो 5 से ये कटेगा, ये दोनों नहीं कटेंगे। 9 सोचोगे तो 9 से ये कटेगा, ये दोनों नहीं कटेंगे। तो दोस्तों ये सहभाज्य है। तो याद रहेगा सहभाज्य में 1 के अलावा नंबर ढूंढ के नहीं दिखा सकते जिससे ये कट जाए। समझ गए दोस्तों, तो 1 के अलावा याद रखना, 1 के अलावा नंबर ढूंढ के नहीं दिखा सकते आप। तो यहां से हम सहभाज्य बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सअभाज्य संख्याओं को अभाज्य होना आवश्यक नहीं है, यानी वो अलग अलग की बात कर रहा है। जैसे 16, ठीक है, 21 और 65, ठीक है। अब 16 के अलग गुणनखंड है, 21 के अलग गुणनखंड है, 25 के 65 के अलग गुणनखंड है। तो लेकिन इनका कोई भी ऐसा नंबर आप ढूंढ नहीं सकते जो तीनों को काट रहा हो। ऐसा नंबर नहीं ढूंढ पाओगे आप 1 के अलावा। ढूंढ लो, नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बाकी एक कोई नंबर इसको काट दे। तो ये सअभाज्यता है, बस हमें ये पता लगाना है इसमें। चलिए अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या होती है दोस्तों रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को मैं आप बहुत आराम से बता देता हूं आपको, वो संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती हो, यानी P/Q, यानी न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर P/Q में लिखी जा सकती हो। लेकिन कंडीशन क्या है, जो नीचे का नंबर है Q वो 0 नहीं होना चाहिए। जो नीचे का नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए 7/0, तो ये क्या करता है, ये इस पूरे भिन्न को अनडिफाइन कर देता है, इन्फिनिटी तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसको बोलते हैं हम अनडिफाइन। क्या बोलते हैं दोस्तों, अनडिफाइन। अभी हम इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये अनडिफाइन हो गया 7/0। तो बस नीचे का 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर का हो जाए। 0/7 चलेगा, इसको 0/7 तो चलेगा, लेकिन 7/0 इसके लिए नहीं चलेगा। तो ऐसा नंबर छोड़ दो जिसके नीचे 0 हो। बाकी सारे नंबर अगर P/Q में लिख सकते हो तो वो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब मन में सोचो 1, लो सोच लिया 1। अब आप कहोगे सर ये तो P/Q में नहीं लिखा जा सकता है। 1 जब कुछ नहीं है तो 1 के बटे के 1 तो ले ही सकते हैं, नीचे तो 1 ले ही सकते हैं। तो देखिए ये P हो गया, ये Q हो गया, और Q 0 भी नहीं है, और ये क्या होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो देखिए एक कंडीशन तो आपको समझ में आ गई, Q 0 नहीं होना चाहिए। ये मेरी पहली डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन हो गई, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। कहने का मतलब दोस्तों ये मत लिख देना 1/1.2/3.2, सर आपने तो कहा था बटे में लिख दो, 0 भी नहीं है नीचे। नहीं, ये नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि डेफिनेशन के दूसरे पहलू पे चलो। अब पहला पहलू तो समझ में आ गया कि ये 0 नहीं होने। दूसरा ये है कि ऊपर भी और नीचे भी पूर्णांक ही लिखने हैं। ऊपर भी और नीचे भी क्या लिखने हैं, पूर्णांक। तो आप ऐसे तो लिख सकते हो 1/3। अब देखो 1 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है, ये एक परिमेय संख्या बन गई है बिल्कुल। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो 0/3। देखिए ऊपर 0 लिया जा सकता है क्योंकि वो एक पूर्णांक है, और नीचे 3 है वो भी पूर्णांक है।
कंडीशन दोनों फुलफिल हो रही हैं, दोनों हमारी मैच हो रही हैं, तो ये एक परिमेय संख्या हो गई। अब दोस्तों परिमेय संख्या नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। 3/5, 7/9, -3/2 है, 4 -4। अभी मैंने आपको बताया ना -4 क्यों ले सकते हैं, क्योंकि आप -4 में देखिए -4/1 लिख सकते हो। तो देखिए अभी तक आपने जितने भी नंबर पढ़े हैं, अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़े, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, सब परिमेय में तो आ ही गए। तो परिमेय में आपके पास देखिए पूर्णांक भी आ गया, पूर्ण भी आ गया और प्राकृतिक भी आ गया, सब इसमें आ गए। प्लस इसमें जो है बटे वाले भी आ गए, बटे वाले भी आ गए। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय में सारे आते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको और आगे हम क्वेश्चंस में अभी ले लेंगे। चलिए, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें आप p/q में नहीं लिख सकते। अब आप कहोगे जी ऐसी संख्याएं तो हमने पढ़ी ही नहीं। पढ़ी हैं, भूल गए होंगे। जैसे कि देखो मैंने लिख दिया √2 √5, ये निशान याद आया, √2, ठीक है, √2 √5। तो ये सब संख्याएं कैसी हैं, ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अपरिमेय संख्या का मतलब हो गया कि जिनको आप p/q में नहीं लिख सकते। यानी मेरी पहली कंडीशन क्या थी कि p/q में मैं लिख नहीं पाऊंगा इन्हें, तो ऐसी संख्या जिन्हें मैं p/q में नहीं लिख सकता। तो p/q में नहीं लिख सकता तो वो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय। क्या कहलाएंगी, अपरिमेय। इनको मैं p/q में नहीं लिख पाऊंगा। जैसे √2, अब √2 के नीचे बटे लगा लो। आप कहोगे जी आपने कहा था बटे लगा लीजिए, /1। तो देखिए ये तो पूर्णांक है, ये बटे में भी लिखा गया, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, √2 पूर्णांक है ही नहीं, तो हमारी कंडीशन फेल हो गई। तो जब कंडीशन फेल हो जाए तो समझ लेना कि हमारा ये अपरिमेय हो गया। अब एक डाउट और मन में आ सकता है आपके, 1/3 1.3। अब आप कहोगे जी इसके भी नीचे लिख लिया, ठीक है, तो ये भी अपरिमेय होना चाहिए। नहीं, यहां गौर करने वाली बात है, बता रहा हूं। देखो दशमलव हटा लेना, पहले दशमलव हटाओगे तो देखिए इसका दशमलव हटाओगे 13, तो इसकी गुणा 10 से करी और इसकी गुणा 10 से करी, तो देखिए ये बन गया दोस्तों 13/10। अब 13 भी एक पूर्णांक संख्या है और 10 भी एक पूर्णांक संख्या है, तो ये परिमेय बन गई। लेकिन कैलकुलेटर उठाना आज और √2 की वैल्यू निकाल के देखना। तो √2 की वैल्यू कैलकुलेटर में थोड़ी देर जाके तो बंद हो जाएगी, लेकिन अगर असल में देखोगे तो ये √2 की वैल्यू बंद नहीं होती, ये रुकते ही नहीं है, चलते चले आते हैं। तो इनसे दशमलव आप नहीं हटा सकते, तभी तो ये अपरिमेय। इनसे आप दशमलव हटा ही नहीं सकते, कितनी भी जीरो से गुणा करते चले जाओ, इनसे दशमलव नहीं हटेगा। जैसे 1.414, मान लो ये नंबर लिख लिया मैंने, ठीक है, 1.414 लिख लिया, तो आपको पता है 3 जीरो हटाने के लिए इसे 1000 से गुणा कर लो, 1000 से ऊपर गुणा कर ली, 1000 से नीचे गुणा कर ली, तो ये हो गया 1/41000। तो यहां से देखोगे आप तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये परिमेय संख्या में चला गया, ठीक है। लेकिन √2/1 को देखोगे तो 1.414 और कभी खत्म नहीं होगी, ये नहीं होगी खत्म, 0.414 के बाद भी चलती चली जाएगी, इसलिए इसको आप हटा ही नहीं सकते। ऐसी संख्याएं अपरिमेय हो गई, सारे अंडर रूट वाले आ गए। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात फिर बता रहा हूं, अंडर रूट में 4, ये भी वो धोखा देने को दे सकता है, लेकिन आपको पता है 4 स्क्वायर होता है, नहीं पता तो आगे पढ़ेंगे। 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 की घात 2, 4 को आप ऐसे लिख सकते हो और अंडर रूट से ये कट जाएगा, तो उत्तर आएगा 2, जो कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। तो धोखा बिल्कुल मत खा लेना। कभी ऐसा हो तो संख्या अंडर रूट में ऐसी होनी चाहिए जो स्क्वायर ना बन के बाहर ना निकल रही हो। आपको ऐसी संख्या जैसे √16, तो देखिए √16 में फिर क्या होने वाला है आपके साथ, √16 को आप 4 की घात 2 में लिख सकते हो, ये 2 अंडर रूट से हट जाएगा और 4 आपका जो है परिमेय संख्या आ जाएगा। तो दोस्तों बड़े आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। चलिए वास्तविक संख्या, अब बात करते हैं वास्तविक संख्या की। तो देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है दोस्तों, जितने भी नंबर हमने पढ़े परिमेय और अपरिमेय, सब वास्तविक संख्या आ गई।
तो ये है पूरा एक निचोड़ कि सारे के सारे नंबर वास्तविक संख्याओं में चले गए। तो यहां से आपको जो भी नंबर हमने अब तक पढ़ा है सब वास्तविक में आ जाएगा। तो आप कहेंगे जी सारे नंबर ही वास्तविक होते हैं, तो देखिए दोस्तों ऐसा नहीं होता, सारे नंबर वास्तविक नहीं होते, कुछ काल्पनिक नंबर भी होते हैं। तो हमने काल्पनिक नंबर अभी तक पढ़े नहीं हैं, इसलिए आपको पता भी नहीं है। तो अभी तक तो आपको यह पता है कि चाहे आप परिमेय लिखें, चाहे अपरिमेय लिखें, चाहे आप पूर्णांक लिखें, सब किस में जा रहे हैं, सब जा रहे हैं वास्तविक संख्याओं में। तो मैं अब आपको एक चार्ट बना देता हूं, आप उस चार्ट को अपने साथ रखिएगा, उसको बना लीजिएगा और यहां पर आपका नंबर सिस्टम एकदम बढ़िया वाला पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम डिविजिबिलिटी की तरफ चलेंगे अगली क्लास में, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको जल्दी से एक चार्ट बना के दिखाता हूं जिससे कि आप बड़े आराम से उस चार्ट को बना लें। तो संख्या पद्धति को देखना है दोस्तों। तो देखिए संख्या पद्धति में आप दो में डिवाइड कर सकते हो इसको, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, आप इसको दो में डिवाइड कर सकते हो। एक तो वास्तविक, ठीक है दोस्तों, एक तो वास्तविक और एक काल्पनिक। एक काल्पनिक, इसको इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिनके स्क्वायर नेगेटिव में आते हैं, ऐसे याद रखो, आप उनके स्क्वायर करो और आंसर नेगेटिव में आएगा। यानी ये नंबर वो हैं जो अंडर रूट में माइनस में लिखे रहते हैं, जैसे कि माइनस का अंडर रूट 16। आपने अभी तक ऐसे नंबर नहीं पढ़े होंगे कि जिसमें अंडर रूट में माइनस में हो, तो ऐसे नंबर हमें पढ़ने भी नहीं है। तो ये आते हैं काल्पनिक नंबर में, ये अलग हो जाते हैं, इनसे हमें कोई लेना देना है नहीं, ये आगे सिलेबस की बात है। हमारा आता है केवल वास्तविक संख्या से। तो देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्या को ही विभाजित करना है। तो अब आप वास्तविक संख्या को मैंने बताया दो में विभाजित कर सकते हो, आप इसको बड़े आराम से दो में विभाजित कर सकते हो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों। अब परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। जो दोस्त मेरे इंग्लिश में पढ़ना चाह रहे हो वो भी नोट कर लेंगे, रेशनल नंबर। और अपरिमेय को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है दोस्तों। तो यहां से हो गया हमारा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मैं आपको बता चुका, जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। एग्जाम्पल √2, √3, √7 और एक पाई। पाई पे हम अभी चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पाई पे पूरी एक बहुत बढ़िया चर्चा होने वाली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई, ठीक है। अब बात करते हैं परिमेय संख्या के बारे में। तो देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या मैं आपको बता चुका हूं, बाकी सारी संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती हों वो सारी P/Q, लेकिन यहां पर क्या है, Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक। तो यहां से अब आप इनको पूर्णांक में विभाजित कर लेंगे। तो दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। अब इसको हम आगे विभाजित कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए इनको फिर मैं 3 में विभाजित कर लेता हूं, बड़े आराम से आप इनको समझ सकते हैं। इसको आप 3 में विभाजित कर सकते हैं। तो पहला विभाजन तो हो गया दोस्तों पूर्णांक। पूर्णांक आप पढ़ चुके हो जिन्हें इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर्स। तो दोस्तों पूर्णांक आप पढ़ चुके हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। तो ये तो हो गए हमारे नंबर हैं, तो मैंने बताया था आपको, जैसे कि -6, -2, 0, 1, 5, ये कुछ ऐसे नंबर हो गए। लेकिन अभी दशमलव वाले नंबर भी तो आने हैं। अब हम दशमलव वाले नंबर लेते हैं, तो डेसिमल वाले 2 तरह के नंबर हो गए, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहला नंबर हो गया शांत दशमलव। शांत दशमलव, शांत दशमलव का मतलब है जो दशमलव रुक जाता है, जैसे 1.5, जैसे 1.25, 5.32305, ऐसे कुछ भी ले लीजिए, लेकिन ये रुक गया, ठीक है। ऐसा नंबर भी तो आएगा जो शायद ना रुकता हो, उसे बोलेंगे अशांत दशमलव।
अशांत, बिल्कुल शांति से नहीं बैठेगा, चलता चला जाएगा, अशांत दशमलव। ठीक है दोस्तों, जैसे, लेकिन इसकी पहचान में आपको बता दें 10/3। अब 10/3 को कर लो, 3.333333, शांति से नहीं बैठेगा, भागा चला जाएगा। इसका मतलब ये अशांत दशमलव है। ठीक है, अब अशांत दशमलव में भी इनकी पहचान मैं बता देता हूं। ये जो है परिमेय में है, परिमेय का मतलब पहचान क्या है, ये आवृत्ति हो रही है इनकी। देखो 3 ही आता रहेगा, ये आवृत्ति होती रहेगी, ये इनकी पहचान है कि नंबर रिपीट होंगे, ये नंबर रिपीट होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो अपरिमेय संख्या है इसमें रिपीट नहीं होगा, तो यहां पर आता है अशांत दशमलव अनावृत्ति, अनावृत्ति यानी ये रिपीट नहीं, ये रुकेगा ही नहीं, ये चलता चला जाएगा। जैसे √2, ठीक है, √3, पाई, ये चलते चले जाएंगे, ये नहीं रुकने वाले। आप √2 की वैल्यू निकालो, वो पॉइंटों के बाद भी चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, वो नहीं रुकने वाली। ठीक है, वो रिपीट भी नहीं होगी और रुकेगी भी नहीं। तो इसलिए अगर आपके पास 1-2 डेसिमल हैं, एक में पॉइंटों के बाद रुक रहा नहीं है लेकिन चले जा रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है, परिमेय में डाल देना। अगर रिपीट दिख रहा है परिमेय में, एक में हो सकता है आपके पास ऐसा नंबर आ जाए दशमलव के बाद जो रिपीट ना हो रहा हो, अपरिमेय में डाल देना। ना रिपीट होना अपरिमेय में चला गया, रिपीट होना परिमेय में आ गया। तो दोस्तों ये आपको उम्मीद कर रहा हूं यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा सही एकदम। स्क्रीनशॉट इसको आप ले लीजिए, और थोड़ा सा मैंने इसको छोटा कर दिया है ताकि ये और आराम से हमें दिख जाए, क्योंकि अभी और थोड़ा सा लिखने वाला हूं मैं इस पर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बाकी सारे मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पूर्णांक के अंदर ही अब सारे आ जाएंगे। अब पूर्णांक में आपको पता है इसमें ऑड, इवन, वो सब मैंने आपको बता दिए। इसमें आएगा, इसमें आप और विभाजन कर सकते हैं, सब अपने हिसाब से बहुत लोग विभाजित कर देते हैं कि 2 से विभाज्य के आधार पे, 2 से विभाज्य के आधार पर। तो इसमें आपको बताया लगा सम विषम पढ़ा चुका हूं, सम विषम। तो यहीं से नंबरों का कोई वो नहीं है, बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं ये। ठीक है, एक आता है गुणनखंड के आधार पर, गुणनखंड के आधार पर। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अभाज्य और भाज्य। अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर और भाज्य का मतलब कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों देखिए ये हमारा, और भी हम इसको कर सकते हैं लेकिन इतना आपके लिए बहुत है, आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जिसकी हमने बात करी थी पाई की। ये सवाल देखिए बहुत पूछा जाता है, एक नंबर है पाई। ये सुना होगा आपने, जब आप सर्कल का एरिया वगैरह निकालते हैं, सरकमफेरेंस निकालते हैं, तो ये ऐसे बनता है पाई, ग्रीक अल्फाबेट का शब्द है। ये इर्रेशनल नंबर में आता है, अपरिमेय में, अपरिमेय। ठीक है दोस्तों, इसका अनुमानित मान जो माना जाता है वो 22/7 के बराबर माना जाता है, लेकिन बिल्कुल ध्यान रखिएगा नहीं होता। 22 के हूबहू बराबर इसका मान नहीं होता। आप इसको निकालोगे तो देखिए, आप इसको पाई को निकालेंगे तो ये अशांत है और रिपीट भी नहीं होगा। आप इसको निकालेंगे तो ये अशांत है, रिपीट नहीं होगा, लेकिन 22/7 को निकालेंगे तो ये रिपीट हो जाएगा थोड़ी देर बाद। ये जो है, इसलिए ये तो है परिमेय संख्या। डेफिनेशन भी दोस्तों यही कह रही है परिमेय की। ऊपर भी क्या है, पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक, p/q की p/, और नीचे 0 भी नहीं है, p/q में लिखा गया, तो ये तो परिमेय है। और दोस्तों ये अपरिमेय है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनका मान जो है बराबर क्यों लिख ले रहे हो आप, तो आप ये कहना नहीं, अनुमानित है, ये दोनों बराबर लगभग माने जाते हैं, पूरी तरह बराबर नहीं होते। तो दोस्तों नंबर सिस्टम हमारा इतना ही है। नंबर सिस्टम के बाद अब हम आगे जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट ले आए हैं आपके लिए। अगली क्लास में बहुत बढ़िया एक आपको डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो अगली क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। विद सवाल हम आपके पास डिविजिबिलिटी के बहुत सारे सवाल लेके आएंगे दोस्तों। देखिए कंटेंट हमारे पास बहुत है, इतना बढ़िया कंटेंट हम आपके लिए लेके आए हैं
कि आपका सिलेक्शन पक्का बिल्कुल होना ही है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, कंटेंट हमारे पास बहुत है, बस आपको हमारे साथ बने रहना है, लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, ये हमारा वादा है। आपका सिलेबस 1 महीना पूरा पहले करा के टेस्ट सीरीज भी चलवा देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा मोटिवेशन केवल यही है, आपका एक लाइक हो जाए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दो, और हमारे कोई अगर मान लीजिए कोई फीडबैक है तो उसको कमेंट करके जरूर बताओ, क्योंकि फीडबैक होना भी बहुत आवश्यक चीज होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल सब्सक्राइब करा दीजिए दोस्तों, ताकि आपके साथी भी आपके साथ तैयारी कर सकें। और अगली क्लास एक बहुत बढ़िया क्लास लेके हम फिर मिलेंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।